हाय डियर फ्रेंड्स, मैं वलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार फिर आपको हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, वनस्पत विज्ञान का इतिहास, आप लोगों ने देखा कि मैंने जंतु विज्ञान का इतिहास जो बताया था वह कई बुक से लेकर के और शुरू से अंत तक के जितने हिस्ट्री मिली वो टोटल हिस्ट्री को हमने एक्सप्लेन किया था। और आज हम आप के सामने फिर से हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, वनस्पत विज्ञान का इतिहास बताने चल रहे हैं। और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पेन और रफ ये लोग लेकर के बैठें, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ बॉटनी है या जो मैं बताने चल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, या डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक से बताने चल रहा हूं। डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे एंड बेंद्रे जो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यह मुख्य रूप से मेरठ कॉलेज मेरठ की बुक है और वहाँ के जो राइटर हैं उन्होंने जो डिस्कस किया, जो हिस्ट्री दिया है, यह अपने में मैचलेस है, बेजोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ बॉटनी। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वनस्पत विज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा वर्क किया और इसको देखा, अध्ययन किया, समझा, तो वह है व्हिटेकर। व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं, जो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है क्लास 9th बेस का, व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। और यह क्लास 9th से लेकर के अप टू हायर क्लासेस, मीन्स आप मास्टरेट डिग्री तक जाएंगे तो आपको ये सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने होंगे और टोटल हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। हिस्ट्री में इसलिए आपको बता रहा हूं इसकी कि एक फुल कॉम्पिटिटिव है, 100% इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हिटेकर जिन्होंने अपना जो थियरी लॉन्च किया, इस थियरी को इन्होंने 3 बेस लिया था। मोस्टली 3 बेस को जो है अपना कॉन्सेप्ट बनाया और इन्हीं 3 पॉइंट को जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था उसी को बेस मान करके, उसी को आधार मान करके अपनी थियरी दिया है। इनका जो 3 बेस लिया गया वो कौन कौन सा था आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा बेसिस फॉर व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, बेसिस फॉर व्हिटेकर क्लासिफिकेशन का जो है व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन में बताने चल रहा हूं। उन्होंने आधार क्या क्या लिया है व्हिटेकर ने जो आधार लिया है वो पहला लिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। क्या लिया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, जिसको कहा गया कोशिका संरचना की जटिलता। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कोशिका संरचना की जटिलता। दूसरा जो है देखा गया, इन्होंने जो दूसरी थ्योरी लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जीवधारियों की शारीरिक संगठन क्या है, जीवधारियों का शारीरिक संगठन क्या होता है। पहला लिया इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल की जटिलता क्या होती है, कैसे सेल जटिल हो गई, प्रोकैरियोट से कैसे यूकैरियोट में कन्वर्ट हुए, यह थियरी लिया, यह कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया। सेकंड कॉन्सेप्ट लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, उनके शारीरिक संगठन का, जीवधारियों के शारीरिक संगठन के विषय में बताया। और तीसरा आधार इन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि क्या है। ये 3 इनके मुख्य आधार हैं। इन्हीं 3 को मुख्य आधार मान करके व्हिटेकर ने क्लासिफाई कर दिया होल plants and animals. It means whole plants and animals. It means living things.
इट मीन्स टोटल लिविंग थिंग्स। उन्होंने संपूर्ण लिविंग थिंग्स को लिया और उसको जो बेस बनाया, और बेस बनाकर के उन्होंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूछा जाता है कि व्हिटेकर के 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, तो ध्यान रहे जिस सीरियल से मैंने लिखा है इस सीरियल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले व्हिटेकर ने मोनेरा को लिया, मोनेरा, सेकंड पर प्रोटिस्टा को लिया है, थर्ड पर प्लांटी को लिया, फोर्थ पर फंजाई को लिया, और फिफ्थ पर इन्होंने एनिमेलिया को लिया। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम लिया है। ध्यान रहे कि व्हिटेकर के ये 5 किंगडम सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। अब मैं इसको आप नोट करते चलिएगा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, ये जो इन्होंने अपने 5 किंगडम सिस्टम लिया, इस किंगडम सिस्टम का बेस क्या था ये देखते हैं एक एक करके। इन्होंने जो मोनेरा के विषय में लिया, मोनेरा के विषय में जो कुछ बताया इन्होंने, तो मोनेरा के विषय में सबसे पहले इन्होंने प्रोकैरियोटिक जगत को लिया है, प्रोकैरियोट को लिया है, जिसमें प्रोकैरियोट सेल आती हो, तो प्रोकैरियोट जगत से इन्होंने लिया है जैसे बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज का, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इनको, तो यहाँ पर नीले हरे शैवाल बोलते हैं। इनको इसलिए लिया गया कि इनका बेस माना गया कि ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो दूसरी स्थिति ये दिखा इन्होंने, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि का इनमें अभाव होता है, अर्थात प्लास्टिड नहीं पाए जाते। अर्थात इन दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्लांट्स आर एनी कैटेगरीज ऑफ थिंग्स दोज हु हैव नॉट बीन मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, ये इसमें वही जीव रखे गए जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर इस तरह से इन्होंने बेस लिया। अगला बेस इन्होंने लिया कि सेल वॉल इसमें जो है वो रिगिड होती है, बॉडी वॉल इसमें रिगिड होती है, और बॉडी वॉल रिगिड है, ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये नॉन क्लोरोफिलस वाले लिए जा रहे हैं। अगर नॉन क्लोरोफिलस वाले लिए जाएंगे तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए, भोजन बनाने के लिए इनको दूसरे प्लांट दूसरे जो है एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट के रूप में पहला इनको सर्वाइव करने के लिए रहना होगा। तो ये रसायन संश्लेषी हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषी परपोषित होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। और इन्होंने अगला और सबसे इंपॉर्टेंट मोनेरा में ये टॉपिक लिया इन्होंने, मोनेरा का, इनमें जो लैंगिक जो इसमें जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो असेक्सुअल होता है। अर्थात जितने भी प्रोटिस्टा के एनिमल्स लिए गए या प्रोटिस्टा में जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स को लिया गया, प्रोटिस्टा में जितने भी लाइविंग थिंग्स को लिए गए, वो सभी के सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी में भी नहीं था। तो इस तरह से आपने देखा कि लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो कि यूकैरियोट में आ गए, आर्डिकोस्किया में आ गए। तो आर्डिकोस्किया में जो आए तो प्रोकैरियोट में तो लैंगिक जनन नहीं था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, लेकिन यूकैरियोट में आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। या इन्होंने पहला मोनेरा का जो है एग्जांपल अपना शो कर दिया। तो क्लियर हो गया। मोनेरा में आपने बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया लिया गया, एक्टिनोमाइसिटीज लिए गए, साइनोबैक्टीरिया लिया गया, इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें रख दिया गया। अब आइए दूसरा देखते हैं प्रोटिस्टा के विषय में। इन्होंने जो यहाँ प्रोटिस्टा के विषय में बताया है, प्रोटिस्टा के विषय में मुख्य रूप से यूकैरियोट रख दिया इन्होंने। जितने भी यूकैरियोट्स थे ये सब के सब इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया, फिलअप कर दिया। जो प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स को फिलअप किया, तो यूकैरियोट मतलब हो गया कि ये इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, अर्थात इसमें प्लास्टिड पाया जा रहा है। जब इसमें प्लास्टिड पाया जा रहा है तो प्लास्टिड के पाए जाने के कारण इसमें जो है क्या प्लास्टिक के पाए जाने के कारण इसमें जो है आप लोगों ने देखा कि जब इसमें प्लास्टिक पाया जा रहा है तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं।
मीन्स इन दिस टाइप आर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स दोज हु हैव मेक देयर फूड इटसेल्फ। तो इस प्रकार के जीवों में आपने देखा कि ये ऐसे जीवधारी यहाँ पर रखे गए जो है मेक देयर फूड इटसेल्फ, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हो। तो यहाँ पर अपना भोजन अब ये स्वयं बना ले रहे हैं। आपने देखा प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया जो अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं। अगला क्या इन्होंने किया कि अगर नहीं बना पा रहे हैं तो ये परपोषी है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रहे, लैंगिक और अलैंगिक दोनों रहा। अब तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह प्रोटिस्टा के विषय में लिया गया। तीसरा ये प्लांटी के विषय में देखते हैं। तो प्लांटी के विषय में ध्यान ये दिया गया कि प्लांटी में इसमें सभी प्रकार के एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जितने भी आए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जितने भी आए सभी को इसमें जो है शिफ्ट कर दिया गया प्लांटी में। अगर सभी को वनस्पत जगत में रख दिया गया, इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा जगत हो गया है जो सबसे ज्यादा लंबी हो गया, सबसे ज्यादा लंबा हो गया। इस प्रकार से आपने देखा अगर ये इसमें रखे जाएंगे तो इनके पौधे जो है, इनकी संरचनाएं जो होती हैं वो जटिल हो जाएंगी। अर्थात जड़, तना और पत्तियां इसमें पाई जाएंगी। जड़, तना और पत्तियां मुख्य रूप से इसमें पाई जाएंगी और कोशिका कला भी इसमें पाई जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन भी इसमें पाई जाएगी। इस तरह से आपने देखा कि कोशिका कला पाई जा रही है और केवल कुछ ही ऐसे जीव होते हैं जिसमें कोशिका कला का अभाव होता है। लेकिन मोशन, लोकोमोशन, गतियों के लिए अगर ध्यान में दिया जाए तो गमन करने की क्षमता इसमें नहीं होती, अर्थात इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लिया गया ये परिणाम स्वरूप इसमें अगर इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, भ्रूण का निर्माण इसमें होगा। अगर इम्ब्रियो का निर्माण इसमें हो रहा है, भ्रूण का निर्माण इसमें हो रहा है, तो भ्रूण के निर्माण का मतलब ये होता है, इसमें जो है भ्रूण का निर्माण ये का मतलब ये होता है कि सीधी सी बात है, अगर इसमें भ्रूण का निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो एम्ब्रियो के बनने का मतलब हो गया कि ये अपने नए पौधे को जन्म देंगे, नए पौधे को जन्म देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें नए पौधों का जन्म हो रहा है। और फोर्थ पर आ जाइए, फोर्थ पर इन्होंने फंजाई को लिया है। अगर फोर्थ पर इन्होंने फंजाई को लिया है तो फंजाई को एक सबसे लार्ज किंगडम होता है, जो फंगस वगैरह आते हैं, तो फंजाई फंगस इट मींस नॉन क्लोरोफिलस। All types of fungus they have cannot be make their food itself. It also found to the parasite. ये पैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे, परजीवी के रूप में पाए जाएंगे। Just like to the lichen. लाइकेन एक ऐसा पादप है जो पैरासाइट के रूप में पाया जा रहा है, परजीवी के रूप में पाया जा रहा है। सेलवाल मोस्टली इसमें काइटिनस होती है, सेलवाल उनकी काइटिन की बनी होती है, पैरासाइट हैं। और कुछ जो है मृतोपजीवी भी और सैप्रोफाइट भी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं सैप्रोफाइट। इस तरह से रिप्रोडक्शन के केस को देखा गया तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन इसमें देखे गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। और इसमें ध्यान रहे कि लैंगिक जनन में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन की क्रिया जो होती है उस क्रिया में इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट होता है फंगस का। एट लास्ट में आइए देखते हैं, यहां पर इन्होंने लिया एनिमेलिया, लास्ट का है एनिमल्स एनिमेलिया, अर्थात इसमें ऐसे लिए जाएंगे जो कि प्राण संभोजी, जिनको कहा जाएगा प्राण संभोजी है, होलोजोई जो भी पाएंगे वही खा ले जाएंगे। बहुकोशिक है, मल्टी सेलुलर है, होलोजोइक है। आपने देखा इसमें आने वाले जो जीव हैं उसमें स्पंज है, नाइडेरिया के आ जाते हैं, स्पिक्यूल पाए जाने वाले, स्केलमेंथीज, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड, एनेल्यूड्स और यहाँ तक कि काइनोडर्मेट्स भी आ जाते हैं। और हायर कैटेगरी के एनिमल्स को देखा जाए तो कॉर्डेट्स भी एनिमेलिया में आते हैं। तो इस तरह से इतने जो है जंतुओं का अध्ययन अगर करने का श्रेय जाता है तो व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन का एट लास्ट पॉइंट एनिमेलिया में जाता है। और एनिमेलिया के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया,
इसमें स्पंज को लिया गया, नाइडेरिया को लिया गया, स्केलमेंथीस को लिया गया, आर्थ्रोपोडा को लिया गया, मोलस्कस को लिया गया, एकाइनोडर्मेटा को लिया गया और कार्डेटा को लिया गया। जब कार्डेटा आ गया तो इसका मतलब हो गया कि लार्ज कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इसमें आ गए। अगर लार्ज कैटेगरीज ऑफ इसमें एनिमल्स इसमें आ गए, अब आइए इनके सिग्निफिकेंस को देखा जाए। इसमें इनके सिग्निफिकेंस को देखते हैं तो मोस्टली ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, परपोसी होते हैं, एनिमल्स है ना, इसलिए ये परपोसी होते हैं। परपोसी होते हैं इसका मतलब होता है कि इनमें इनका पोषण जो है वो प्राणिसम होता है। प्राणिसम को हम कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है किसी जीव के ऊपर आश्रित होकर के उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेना, प्राणिसम होते हैं। सेल वॉल नहीं पाई जाती, ध्यान रहे, इनका इंपॉर्टेंट कमेंट है कि इसमें सेल वॉल कोशिकाभित्ति इसमें नहीं पाई जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट होता है कि इसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं, अर्थात नर्व सेल्स, तंत्रिका तंत्र इसमें पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। और अगला देखते हैं, प्रजनन की विधियां जो होती हैं, रिप्रोडक्शन की जो विधियां होती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और वेजिटेटिव भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने जो अपना लास्ट का फाइलम सिलेक्ट किया, एनिमेलिया को सिलेक्ट किया, वेटकर ने अपना जो लास्ट का फाइलम सिलेक्ट किया, उसमें रिप्रोडक्शन का केस अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में पाए जा रहे हैं। तो ये रहा विटेकर का क्लासिफिकेशन। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले इतिहास के श्रेणी के क्षेत्र में हम विटेकर के ही नाम पर जाते हैं कि विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम कौन है। अगर कोई पूछता है कि विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम कौन है, तो विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम हो गए। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द बेस ऑफ विटेकर, दो यू टेक द 5 किंगडम सिस्टम, कि आप विटेकर के वह आधार बताइए जिसके आधार पर विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को बनाया था। तो उसका बेस क्या लिया गया? पहला बेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल लिया गया, कोशिकाओं की जटिलता ली गई। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल बॉडी स्ट्रक्चर लिया गया कि कोशिका जो बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक संगठन, शारीरिक संरचना का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उस संगठन को लिया गया। और तीसरा लिया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपने सभी के केस में देखा है, मोनरा के केस में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा। इन सारे चीजों को, जो तीनों बेस आप देख रहे हैं, हर जगत में आपने देखा, हर फाइलम में आपने देखा। मैंने सारे फाइलम में डिस्कस करके एक्सप्लेन कर दिया। मोनरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, प्लांटी में भी है, फंजाई में भी है और एनिमेलिया में भी है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कस किया। अब आइए चलते हैं हम अब हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ बॉटनी क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वनस्पति जगत का इतिहास वो 4000 BC है, अर्थात एनिमल्स की स्टडी से पहले, एनिमल्स की स्टडी से पहले वनस्पति जगत का इतिहास आता है। वनस्पति जगत के इतिहास के विषय में एनिमल्स की स्टडी से पहले आते हैं। तो वनस्पति जगत का जो इतिहास लिया गया, उस वनस्पति जगत के इतिहास से पहले 4000 BC, ध्यान दीजिएगा, बिफोर क्राइस्ट, BC से लिया गया। और यह मुख्य रूप से जो है पूर्व एरेशियन एरा से लिया गया है, मिस्र के इजिप्ट से लिया गया है। और ध्यान रहे आपको, तो यहां पर एक जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं कि मिस्र के जो निवासी थे और चाइना के जो निवासी थे, तो मिस्र के निवासियों ने 4000 साल पहले BC, बिफोर क्राइस्ट, इन्होंने इसके प्लांट के विषय में डिस्कस किया था। और 2500, 2500, 2500 BC, 2500 BC में चाइना ने जो है प्लांट के विषय में डिस्कस करना स्टार्ट किया। और उसके बाद तब विभिन्न प्रकार के, अमेरिका ने, रूस ने विभिन्न प्रकार के जो है प्लांटों के विषय में डिस्कस किया। और उनसे उत्पन्न होने वाली औषधियां, चूंकि पहले जो औषधियों का उपयोग हो रहा था वो वनस्पतियों के द्वारा ही औषधियों का उपयोग हो रहा था। तो औषधियों के आधार पर वनस्पतियों की खोज हुई, अर्थात नीडेड था उनके लिए औषध।
आवश्यक थी उनके लिए औषध, औषधि को खोजने के लिए उन्होंने वनस्पतियों को अलग अलग प्रकार से डिस्कस किया, खोजा। तो इस प्रकार से आपने देखा। और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर ये कहा जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले, वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है वो बायोलॉजी के क्षेत्र में जिन्होंने अध्ययन किया। तो आप लोग मैंने पहले ही बताया कि बायोलॉजी के विषय में सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम आता है अरिस्टोटल। अरस्तु है जिन्होंने सबसे पहले बात जो है बॉटनी के विषय में स्टडी किया, बायोलॉजी के विषय में अध्ययन किया। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आता है, इसीलिए अरिस्टोटल को, अरस्तु को कहा जाता है कि ये बायोलॉजी के पिता है, जीव विज्ञान के पिता। ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि अरिस्टोटल जो है वनस्पति विज्ञान के पिता है या जंतु विज्ञान के पिता है। मैंने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को अलग अलग भागों में नहीं बांटा। मैंने ये कहा कि अरिस्टोटल जो है, अरस्तु जो है वो क्या है, अरस्तु जो है वो जो है जीव विज्ञान के पिता है। जीव विज्ञान के पिता होने का आशय यह है वो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता हैं। तो आइए इसी युग में हम फिर आपसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है प्लेटो, और अब तो आपने क्लियर हो गया। अब अरिस्टोटल का अगर यह देखा जाए तो मैंने इस अरिस्टोटल अरस्तु के विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अरिस्टोटल ये जो है लगभग 340 BC बिफोर क्राइस्ट डिस्कशन किया था। उसके पहले 340 BC बिफोर क्राइस्ट इन्होंने डिस्कस किया अरिस्टोटल ने। अब आइए देखते हैं, प्लेटो और अरिस्टोटल के शिष्य रहे, प्लेटो और अरिस्टोटल के शिष्य थियोफ्रास्टस जिन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किया और अपनी एक बुक लिखा है, पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक लिखा, इस बुक में इन्होंने मोस्टली 500 प्लांट्स के विषय में डिस्कस किया है। 500 प्लांट का मतलब हो गया 500 पौधों का अध्ययन किया, और 500 पौधों का अध्ययन किया। और इसलिए इनकी जो दूसरी पुस्तक आई, ध्यान रहे, थियोफ्रास्टस की पहली पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा। और थियोफ्रास्टस की जो दूसरी पुस्तक है, सेकंड को है, वो द कॉजेज ऑफ प्लांट है, द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, यह उनकी दूसरी पुस्तक है, द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब यह होता है कि द कॉजेज ऑफ प्लांट इन्होंने लिखा, पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक में इन्होंने यह भी बताया कि यह पौधा किस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, और यह किस प्रकार की सॉइल में किस प्रकार के पौधे ग्रो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। या वहीं से ही आप ध्यान से में सोचिएगा कि किस प्रकार की सॉइल में किस प्रकार के पौधों का डेवलपमेंट हो सकता है। यह थियरी थियोफ्रास्टस की है जो आज भी सर्वमान्य है, थियोफ्रास्टस की थियरी है। थियोफ्रास्टस इसीलिए कहा गया कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रास्टस कहे गए। तो इसके बाद आते हैं ग्रीक साइंटिस्ट हैं डायस्कोराइडीज। डायस्कोराइडीज यह एक यहूदी संस्था से बिलोंग करते हैं। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है मैटेरिया मेडिका। आज भी होम्योपैथ में यह सबसे सर्वमान्य बुक के रूप में मानी जाती है मैटेरिया मेडिका। मैटेरिया मेडिका लिख करके इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पौधों से किस प्रकार के जो है मेडिसिन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और किस पौधे से कौन सी मेडिसिन को प्राप्त किया जा सकता है। इस सारी थियरी को देने का श्रेय जाता है जो है डायस्कोराइडीज को, जिन्होंने अपनी पुस्तक मैटेरिया मेडिका लिखा है। और मैटेरिया मेडिका में अब इसके बाद आता है रोम के जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे जिनको प्लिनी और दूसरे वैज्ञानिक हैं द एल्डर, प्लिनी और द एल्डर। इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, ध्यान दीजिएगा, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया नेचुरलिस। हिस्टोरिया नेचुरलिस में इन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन किया और वहां पर यह बता दिया
कि सिर्फ ये औषधीय पौधे का कौन कौन से हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विज्ञान का उदय कैसे होता है। माय डियर फ्रेंड्स, विज्ञान का उदय अगर कैसे होता है यह डिस्कस किया जाए या प्रश्न किया जाए या पूछा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो उस समय हमारे पास पौधे ही थे। अगर पौधे ही थे तो हमारे पास जो भी डिजीज होती थी, जो भी रोग होते थे, उन सारे रोगों को अगर देखा जाए तो वे सारे के सारे रोग, जो उनकी जो मेडिसिन बनाई गई, जो दवाइयां बनाई गई, किससे बनाई गई? पौधों से बनाई गई। और अगर पौधों से बनाई गई, कौन सी दवा किस पौधे से बनाई गई, उसमें सबसे ज्यादा अगर उल्लेख मिलता है तो मैटेरिया मेडिका में मिलता है। मैटेरिया मेडिका, जिसके विषय मैंने बताया कि डायस्कोराइडीज, साइंटिस्ट डायस्कोराइडीज, फिलोसोफर नहीं, साइंटिस्ट पर आइए, साइंटिस्ट डायस्कोराइडीज जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, यहूदी धर्म के थे, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था मैटेरिया मेडिका, और मैटेरिया मेडिका में इन्होंने किया। और उसके बाद प्लिनी और द एल्डर, इनकी जो बुक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, अपनी बुक में इन्होंने जो अध्ययन किया प्लांटों का के विषय में बताया। आइए आगे देखते हैं। अब ये बिफोर क्राइस्ट समाप्त होता है। अब आइए आगे देखते हैं कि जो मिडिवल हिस्ट्री आती है, जो मध्यकालीन इतिहास आता है, तो मध्यकालीन इतिहास के विषय में 200 से लेकर के 1200 एडी के बीच में विज्ञान की प्रबल रुक गई थी। मैंने बताया है आपको इसके पहले, जिसको कहा गया डार्क एज, डार्क एज या गैप पीरियड बोला गया, गैप एज, गैप पीरियड, ऐसा समय काल जबकि विज्ञान ने कोई उन्नति नहीं किया, ऐसा समय काल जिसमें विज्ञान ने कोई उन्नति नहीं किया, उस फेज को कहा गया डार्क फेज। और डार्क फेज वह फेज होता है अंधकार युग, अर्थात विज्ञान ने उस युग में कोई उन्नति नहीं किया। अगर विज्ञान ने उस क्षेत्र में 1200 एडी तक कोई उन्नति नहीं किया, अर्थात सोच लीजिए कि एक डेढ़ हजार सालों तक विज्ञान ने, जो एरिस्टोटल ने बताया, जो थियोफ्रास्टस ने बताया, जो है डायस्कोराइडीज ने बताया, जो प्लेटो ने बताया, जो प्लिनी और एल्डर ने बताया, वही थियरी चलती रही। उसी को आधार मान करके, मैटेरिया मेडिका को आधार मान करके लोग चलते रहे। तो यह तो मैंने सिंपल सा टॉपिक बताया, छेड़ा आपके सामने। अब मैं आता हूं सबसे पहले वनस्पत जगत के क्षेत्र में। और वनस्पत जगत का क्षेत्र देखा जाए तो पूरे वनस्पत जगत को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया क्रिप्टोगैम्स और दूसरे को कहा गया फाइनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स उनको कहा गया जिसमें फूल और बीज नहीं बनते, ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टोगैम्स में फूल और बीज दोनों नहीं बनते। और फाइनरोगैम्स में उन्हें कहा गया जिसमें फूल अथवा बीज दोनों पाए जाते हो। फाइनरोगैम्स में फूल और बीज दोनों पाए जाते हो, ध्यान रहे। अब जो क्रिप्टोगैम्स थे, इन क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब मैं इनके डिवीजन के विषय में आपको बताने चल रहा हूं। आप लोगों से मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग पेन और रफ अपने साथ रखिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और ये 2 फेज में है। इसके बाद अभी 1 फेज में पूरा होने वाला नहीं है, 2 फेज में पूरा करेंगे इसको हम, पूरी हिस्ट्री। तो ये कंपटीशन के लिए 101% इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारा हर बच्चा इस हिस्ट्री को जान ले। सभी को ये प्लांट बॉटनी की हिस्ट्री, मैंने जूलॉजी की हिस्ट्री जैसे डिस्कस किया था और सबने लाइक किया उसको, उसी प्रकार से मैंने बॉटनी की हिस्ट्री मैं डिस्कस कर रहा हूं। और मेरी बॉटनी की हिस्ट्री भी जो है, या मैं फिर भी आपसे चैलेंज दे के कह रहा कि मेरी बॉटनी की हिस्ट्री भी मैचलेस है, बेजोड़ है। और इस बॉटनी की हिस्ट्री में आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर क्रिप्टोगैम्स का जो वर्णन किया गया, तो क्रिप्टोगैम्स में को जो है मोस्टली क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया, पहले पार्ट को बोला गया थैलोफाइट्स, थैलोफाइट आ गए पहले में। दूसरे में आ जाएंगे ब्रायोफाइट्स, पहले में थैलोफाइट, दूसरे में ब्रायोफाइट। और तीसरे में आ जाएंगे, पहले में थैलोफाइट, दूसरे में ब्रायोफाइट। अब तीसरे में आ जाएंगे टेरिडोफाइट, ध्यान दीजिएगा, टेरिडोफाइट आ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया ये किसमें आ गए,
ये आ गए किसमें, ये आ गए क्रिप्टोगैम्स में। किसमें आ गए, क्रिप्टोगैम्स में। इनको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। तो क्रिप्टोगैम्स में अगर इनको ध्यान में, क्रिप्टोगैम्स के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। थाइलोफाइट मींस बैग लाइक प्लांट, ब्रायोफाइट एम्फीबियन प्लांट, टेरिडोफाइट में आपने देखा कि ये बीजाणुधारी पौधे हैं, अर्थात इसमें स्पोरोफाइट है। वास्तविक रूप से इसमें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी पाए जाते हैं। एक क्लब मास वगैरह के प्लांट इसी में डिस्कस किए गए। और आइए अब देखते हैं कि एक क्रिप्टोगैम्स रहा, दूसरा देखिए अब फाइंड्रोगैम्स के विषय में। फाइंड्रोगैम्स की हिस्ट्री जरा सा देख लीजिए। फाइंड्रोगैम्स को डिवाइड कर दिया गया जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और डाइकोटिलीडन्स में। मींस इनको फाइंड्रोगैम्स को ध्यान दीजिएगा, फाइंड्रोगैम्स को याद रखिएगा। फाइंड्रोगैम्स को ये डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। पहला पार्ट इनका जो फाइंड्रोगैम्स का है वो है जिम्नोस्पर्म। पहला है जिम्नोस्पर्म, पहला पार्ट इनका है जिम्नोस्पर्म और दूसरा पार्ट इनका है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और तीसरा पार्ट इनका, पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म और तीसरा पार्ट इनका जो लिया गया वो है डाइकोटिलीडन्स, लिया गया डाइकोटिलीडन्स। इस तरह से डाइकोटिलीडन्स को लिया गया। अब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और डाइकोटिलीडन्स। जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी, एंजियोस्पर्म जिन भी ऐसे भी जिनके ऊपर सीड कोट पाया जाता रहा, और डाइकोटिलीडन्स ऐसे प्लांट लिए गए जिनमें बीज चोल 2 भागों में बटा, अर्थात जिनमें बीज जो है वो उनके बीज पत्र जो है वो उनमें 2 बीज पत्र पाए गए डाइकोट हो, जैसे आम हो गया, आलू हो गया, दाल हो गई, मैंगो, पोटैटो, पल्सेस और नीम देखा, एप्पल, नीम ना, नीम जो है, नीम को ध्यान में रखिएगा, मार्गोसा बोलते हैं, मार्गोसा। और काजू का है, तो ये सब जो है ये आ गए इसमें। तो आइए अब चलते हैं फिर हम हिस्ट्री के ऊपर। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया फाइंड्रोगैम्स में और क्रिप्टोगैम्स में। क्लियर हो गया फाइंड्रोगैम्स कौन कौन से हैं और क्रिप्टोगैम्स कौन कौन से हैं, इतना तो क्लियर हो गया। माने आज आपने देखा मैंने व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, 5 किंगडम सिस्टम मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने पूरे प्लांट फाइलम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फाइंड्रोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स में। तो क्रिप्टोगैम्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया और फाइंड्रोगैम्स को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और इस तरह से फाइंड्रोगैम्स के पार्ट हो गए। अब आइए चलते हैं इनकी हिस्ट्री के विषय में। अब आप नोट करना स्टार्ट करें माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम चलते हैं 384 टू 322 BC बिफोर क्राइस्ट। ये आते हैं जिनको जीव विज्ञान का पिता कहा गया। किसको कहा गया? एरिस्टोटल को कहा गया, अरस्तु को कहा गया। इसलिए कहा गया कि अरिस्टोटल ही ऐसे रहे जिन्होंने सबसे पहले इस विषय में अध्ययन किया था कि जीव जंतु क्या है और वनस्पतियां क्या। ध्यान रहे अरस्तु एक ऐसा दार्शनिक, महान दार्शनिक, ऐसा फिलोसोफर था जिसने सारे पॉइंट पर डिस्कस किया। पॉलिटिक्स में जाइए, इकोनॉमिक्स में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, बायोलॉजी में जाइए, मींस जूलॉजी में, बॉटनी में, जहां भी आप जाएंगे, केमिस्ट्री में, फर्दर ऑफ बोलते जाएंगे तो फर्दर ऑफ आएंगे तो कहां पर आएंगे? एरिस्टोटल के ऊपर। अर्थात अरस्तु एक ऐसा फिलोसोफर जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी, और आप लोगों ने जानता जो है इसको जानते होंगे कि अरस्तु को का जो निधन कितना जो है दुखद रहा है, कितना दुखपूर्ण भरा हुआ रहा है, जिनको विषपान कराया गया था, विष दिया गया था। आइए मैं हिस्ट्री पर चलता हूं। तो 370 टू 285 BC, 370 से लेकर के 285 BC बिफोर क्राइस्ट, थियोफ्रास्टस, इनकी पुस्तक का नाम मैंने बताया। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम क्या मैंने बताया? द कॉलेज ऑफ प्लांट्स। याद रखिएगा ये 2 पुस्तकों को लिखा है इन्होंने, इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ बॉटनी। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी?
थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। इन विच ईयर, अगर पूछा जाए 370 to 285 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ध्यान दीजिएगा, बीसी। मैंने कहा इसके बाद 1200 सालों तक कोई इतिहास नहीं मिलता। माय डियर फ्रेंड्स, व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन आया तो बाद में आया, ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन आया तो बाद में आया, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आया तो बाद में आया। तो जितने भी क्लासिफिकेशन आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं। अब ये जितना गैप मिला हमको, इसी के बाद ये गैप मिल रहा है। अब हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं 1590 में, 1590, 1590, सन 1590, 1590। सोचिए कि कितना गैप मिला, 1500 सालों का गैप मिला। इतने सालों में विज्ञान ने कोई जो है उद्गम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। इसीलिए इस एज को डार्क एज के नाम से जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी एज है जो डार्क एज के नाम से जानी गई, विख्यात हुई। तो इन 1590 में जैकेरियस जॉनसन, साइंटिस्ट जैकेरियस जॉनसन और हैंस जॉनसन ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया तो वहां पर छोटे छोटे अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसके बाद आइए 1665, इंपॉर्टेंट ईयर। बोलिए किसके लिए होगा ये? रॉबर्ट हुक के लिए। क्यों कि 1665 में, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और एक डेड कॉर्क सेल से, एक मृत कार्क कोशिका से, एक मृत कार्क से उन्होंने उसको काटा और स्वयं की बनाई हुई माइक्रोस्कोप से, जो उन्होंने खुद की अपनी सेल्फ की सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, उसको उन्होंने देखा और कहा कि हॉलो चैम्बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, या एक कोशिकीय संरचना इसमें बनी दिखाई दे रही है। तो यह जो है कोशिका शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने जो माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ध्यान रहे। रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखा? माइक्रोग्राफिया लिखा है। तो माइक्रोग्राफिया में इन्होंने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी वर्णन किया है और एट लास्ट इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी बनाए और उसके भी विषय में इन्होंने अपना अध्ययन किया। सन 1674 में आइए, 1674 में 1674, सर एंटनी वान लीवेनहॉक, सर डच वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, नीदरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा और पॉलीइम्ब्रियानी, सबसे पहले पॉलीइम्ब्रियानी क्या होती है, भ्रूणता क्या होती है, इस विषय में बताने का श्रेय जाता है, पॉलीइम्ब्रियानी को बताने श्रेय जाता है, किसको जाता है? पॉलीइम्ब्रियानी को बताया है, भ्रूणता को बताया है सर एंटनी वान लीवेनहॉक ने। तो इस तरह से आपने देखा। आइए 1682 में देखते हैं, 1682 में देखते हैं, सन 1682 में नेहेमिया वैज्ञानिक नेहेमिया ग्रीयू, ध्यान से नाम सुनिएगा, नेहेमिया ग्रीयू वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एनाटॉमी का अध्ययन किया, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी माना जाता है। अगर कोई पूछता है हु इज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, हु इज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी के पिता कौन? एनाटॉमी का मतलब होता है उसका सेक्शन काटना, सेक्शन काट कर सेल बाय सेल उसका डिस्कस करना। तो प्लांट एनाटॉमी के विषय में अगर डिस्कस किया है तो किसने डिस्कस किया है? कि नेहेमिया और ग्रीयू ने डिस्कस किया है। इसलिए नेहेमिया और ग्रीयू को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। इनको फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। 1694 पर आइए, 1694 में कामेरेसियस, साइंटिस्ट कामेरेसियस, पूरा नाम था इनका आरजे कामेरेसियस, ध्यान से नाम सुनिएगा, आरजे कामेरेसियस। यही एक पहले आरजे कामेरेसियस हैं जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में से लैंगिक जन्म होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके विषय में इन्होंने कंप्लीट स्टडी कराया था, विस्तृत अध्ययन कराया था। सन 1717 में आइए, 1717 में, सन 1717 में थॉमस
फेयरचाइल्ड, थॉमस फेयरचाइल्ड ने जो है सबसे पहले एक जो है पूरी तरह से सफल हाइब्रिडाइजेशन कराया, सफल हाइब्रिड प्लांट्स के विषय में डिस्कस किया था। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक छोटा टॉपिक बताना भूल गया, मैं इसको फिर से रिवाइज आपको करा देना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन कर ले, सबसे पहले किस पौधे की खेती की गई थी? ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले किस पौधे की खेती की गई थी? ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले मक्के की खेती की गई थी। मक्का कब की गई थी? अगर ये पूछे किसी तो आप बताएंगे 2500 बीसी, 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट मक्के की खेती सबसे पहले की गई थी, याद रखिएगा। और कहां की गई थी, अभी आप ध्यान में रखिएगा कि चीन में की गई थी। मक्के की खेती सबसे पहले चीन में की गई थी और 2500 बीसी में की गई थी। आगे आइए देखते हैं, मैं फिर बताना चाहता हूं आपको हाइब्रिड के विषय में। तो अब आइए 1727 में देखते हैं। 1727 में स्टीफन हेल्स, साइंटिस्ट स्टीफन हेल्स, इनको कहा गया कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता, इनको कहा गया फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यह बोला गया, किसको बोला गया? 1727 में स्टीफन हेल्स को बोला गया। उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं 1723 में कैरोलस लिनियस। माय डियर फ्रेंड्स, इनका जो वर्गीकरण है, आज भी हम लिनियस का वर्गीकरण पढ़ते हैं। लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, या नाम इनका नहीं है, वैज्ञानिक जो नाम था इनका कार्ल वान लिनियस था। लेकिन जब इन्होंने बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम दिया, जो जीनस और स्पीसीज को एक साथ किया, तो जीनस और स्पीसीज को एक साथ करने के लिए इन्होंने बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम दिया और अपने ही नाम को सबसे पहले चेंज कर दिया कैरोलस लिनियस। जब ट्रिपल नोमेनक्लेचर सिस्टम आया, फिर अपने ही नाम को चेंज करके कहेंगे कैरोलस लिनियस लिनियस। तो पहले बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम किसने दिया? कार्ल वान लिनियस ने दिया। अगर ये पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम, हु इज द फादर ऑफ बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम, तो कार्ल वान लिनियस इज द फादर ऑफ बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम। कार्ल वान लिनियस जो है यही द्विपद नाम पद्धति के जन्मदाता रहे और इनको जो है द्विनाम पद्धति का जो है जन्मदाता बोला गया। और ये इनकी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी कब प्रकाशित हुई? 1735 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी का उल्लेख मिलता है 1735 में, 1735 में। वहां पर इन्होंने जितने भी इनको प्लांट मिले, टोटल के टोटल प्लांट का इन्होंने बाइनोमिनोक्लेचर सिस्टम, द्विपद नाम पद्धति रखा, एक जीनस और एक स्पीसीज। वहां पर यह बताया इन्होंने जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा। तो ये जीनस के नीचे भी अंडरलाइन होगी, स्पीसीज के नीचे भी अंडरलाइन होगी। तो जीनस और स्पीसीज के विषय में इन्होंने डिस्कस किया। तो यहां पर अब आइए जो है 1809 में अर्थात 1809 में आते हैं साइंटिस्ट जो है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। अब आप समझ गए होंगे, इनकी लिखी हुई पुस्तक है फिलोसॉफिक जियोलॉजी। 1809 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा फिलोसॉफिक जियोलॉजी और इनका इंपॉर्टेंट कमेंट रहा है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, एक इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इस तरह से आपने देखा कि इनकी पुस्तक का नाम मैंने बताया कि इनकी पुस्तक जो लिखाई गई फिलोसॉफिक जियोलॉजी और उस पुस्तक का शीर्षक रहा एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का अपना ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले खंड में मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने अगले खंड में फिर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे और ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो सेकंड टर्म में पूरा जो है प्लांट की हिस्ट्री में समाप्त कर दूं। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है, मैंने कहा है आपसे हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी, हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, एक टोटल का इतिहास बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। किस ईयर में किस साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो
एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि मेरा YouTube चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी और कोचिंग है कादरी कोचिंग क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और YouTube चैनल जो है अलीमुद्दीन शेख कादरी है। और तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और अगले टॉपिक पर मैं डिस्कस जो है नेक्स्ट डे करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।